ध्यान के प्रयोग हैं। भारतीय परंपरा में ध्यान के प्रयोगों में श्वास को ही आधार बनाया गया है। तो प्रश्न पैदा होता है कि श्वास को आधार क्यों बनाया गया। पश्चिम के विज्ञान ने उस पर बहुत शोध की है और वे आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि हजारों साल पहले पूर्व के विज्ञान ने श्वास के इस महत्व को इतनी गहराई से समझ लिया था। हम लगभग आज औसत लगाएंगे तो 15 श्वास 1 मिनट में लेते हैं। 15 से 17 ही होते होंगे, 13 नहीं होते। और जैसा कि हम बार बार चर्चा करते रहे हैं, इन श्वासों की संख्या हमारे शरीर, मन और भावों के अनुसार बदलती रहती है, बढ़ती रहती है। शरीर में तनाव, श्वास की संख्या बढ़ गई। विचारों में उथल पुथल, श्वास की संख्या बढ़ गई। और यदि भावों में उथल पुथल तो भी श्वासों की संख्या बढ़ गई। आज से 2000 साल पहले चीन में यह कहा गया, और हम जानते हैं कि चीन की और मिस्र की सभ्यता भी, बेबीलोनिया की सभ्यता उसके बाद जो खत्म हो गई, उनको पुरानी सभ्यताओं में कहा जाता है। चीन में यह कहा गया कि एक व्यक्ति को 1 मिनट में 13 श्वास लेने चाहिए। नहीं, 13 नहीं, सॉरी, 9.5 श्वास लेने चाहिए, 9.5 श्वास। जापान में एक समुराई नाम के खिलाड़ी होते हैं। जापान का ये बहुत प्रसिद्ध खेल है। समुराई बहुत मोटे होते हैं, बहुत मोटे। एक एक समुराई का वजन होता होगा कोई 125 150 किलो, या उससे ऊपर भी होता होगा। और वे कुश्ती करते हैं इतने मोटे होकर के। वो एक बहुत ही प्रचलित खेल है ये, जापान का। और बहुत मोटे, कई बार हम टीवी पे देखते हैं, बहुत मोटे लोग नजर आते हैं, लेकिन उनमें बहुत फुर्ती होती है। वैसे तो मोटापे के साथ श्वास की संख्या बढ़ जाएगी, स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। जब चर्बी बढ़ेगी और पेट का हिलना डुलना कम होगा तो श्वास की संख्या बढ़ेगी। लेकिन कहते हैं कि समुराई के लिए यह नियम बनाया गया कि उनके नाक के नीचे जो एक पंख होता है पक्षियों का, फेदर जिसे बोलते हैं, उसको रख दिया जाता। और यदि उनके श्वास से वह पंख, वह फेदर हिल रहा है, इसका मतलब वह समुराई अभी अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है। श्वास पर इतना नियंत्रण चाहिए। अभी पश्चिम का विज्ञान यह कह रहा है कि हमारे श्वास की आदर्श संख्या 1 मिनट में 5.5 है। तो उन्होंने एक 5.5 का फार्मूला निकाला कि 5.5 सेकंड श्वास लेना, 5.5 सेकंड श्वास छोड़ना। तो यदि हम 5.5 लेना और 5.5 छोड़ना करते हैं तो 1 मिनट में लगभग 5.5 श्वास आ जाएंगे। और उनका भी अब ये मानना शुरू हो गया है कि जो हमारे ध्यान की प्रक्रिया में कहा जाता है और जो स्वाभाविक रूप से होता है जब हम करते हैं, कि श्वास छोड़ने में श्वास लेने से ज्यादा समय लगना चाहिए। प्राणायाम के अंदर यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही जाती है कि निश्वास में श्वास लेने से ज्यादा समय लगना चाहिए। पश्चिम का विज्ञान भी अब इस बात को कहने लगा है। कपालभाति का जब प्रयोग होता है तो श्वास बहुत तेजी से लिया जाता है, और ध्यान का जब प्रयोग होता है तो श्वास बहुत मंद हो जाता है। यह प्राणायाम के संदर्भ में और ध्यान के संदर्भ में बात है। जब हम श्वास धीमे लेते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है।
रिलैक्स्ड मोड एक्टिवेट हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, रेजुवनेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हम जानते हैं कि जब हम सोते हैं तब हमारी सारी रिपेयर होती है। जब हम सोते हैं तब हमारा सारा रेजुवनेशन होता है। यदि सोने को हमारे जीवन से निकाल दिया जाए, प्रकृति ने जिसकी व्यवस्था कर रखी है, तो हमारी पूरी की पूरी रेजुवनेशन की, रिलैक्सेशन की प्रक्रिया बुरी तरह से प्रभावित होगी। बिना, छोटा बच्चा है, उसको ग्रो करना होता है, 20 घंटे सोता है, 22 घंटे सोता है। धीरे धीरे जब बहुत रेजुवनेशन की जरूरत नहीं रहती तो नींद घटती चली जाती है, या रेजुवेशन नहीं होता तो। लेकिन यदि हम उस रेजुवनेशन को बनाए रखना चाहते हैं तो पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम को उतना ही एक्टिवेट रखना पड़ेगा, और जितना वो एक्टिवेटेड रहेगा उतना ही हमारा रेजुवनेशन का प्रोसेस, रिलैक्सेशन का प्रोसेस और डीजेनरेशन को कम करने का प्रोसेस चलता रहेगा। जो तेजी से सांस लेते हैं, जैसे कि कपालभाति करते हैं, वो पैरासिम्पेथेटिक का उल्टा है, उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। वो फेफड़ों के ऊपर भाग के ऊपर ज्यादा काम करता है। उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमें एक तरह से वो एक्टिवेशन है, एनर्जाइजर है, तेजी से काम करने की प्रक्रिया है। उसे भी करना होता है लेकिन थोड़ी मात्रा में। बाकी हमें प्राकृतिक अवस्था में रहना है। तो कईयों के मन में प्रश्न आता है कि आप तो धीरे सांस की बात कह रहे हैं, तेज की बात कहाँ से बीच में आती है? कॉन्ट्रास्ट मैच है। कॉन्ट्रास्ट मैच तो है ही, सोना भी है और दौड़ भी लगानी है। परंतु सोना यदि 8 घंटे है तो दौड़ 8 घंटे नहीं लगानी है, दौड़ तो आधे घंटे लगानी है। तो वही बात पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में लागू होती है। हम जब पैरासिम्पेथेटिक को एक्टिवेट करते हैं, श्वास को मंद करते हैं, धीरे धीरे भीतर उतरते चले जाते हैं, वहां आंतरिक शक्तियों के, अब ध्यान का प्रयोग जो भारतीय संदर्भ में आता है, कि इस पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम के डीप में जाकर हमारे अतीन्द्रिय जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। जितना बाहर से हटते हैं उतना भीतर के सूक्ष्म रहस्य खुलने शुरू हो जाते हैं। इंट्यूटिव पावर का जागरण जिसे कहते हैं, स्मृति का विकास भी जिसे कहते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति की जिसे बात कहते हैं, वो सारी प्रक्रिया जब भीतर जितना ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा, तो पहली बात तो हुई शारीरिक रेजुवनेशन की, रिलैक्सेशन की, रीजनरेशन की। और उससे आगे की बात, अब ध्यान की बात हुई जब इंद्रिय से परे ज्ञान की बात हुई, क्योंकि इंद्रियों के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, उसे ही हम अतीन्द्रिय कहते हैं। जब और वो फैल जाता है और दीर्घ हो जाता है, जो नॉर्मल इंद्रिय से हम जानते हैं उससे आगे जब बढ़ना शुरू करते हैं तो वह अतीन्द्रिय शुरू हो जाता है। तो आ जाइए, इस प्रयोग को प्रारंभ करते हैं। इस महत्व को समझकर आज हम प्रयास करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा केवल एक ही प्रक्रिया, श्वास को मंद रखते हुए भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। जितना श्वास धीमे होगा, जितना लयबद्ध होगा, इतना कि मान लो हमें श्वास का मालूम ही नहीं हो रहा। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है, और श्वास की गति और लय इतनी धीमी हो गई है कि जैसे कहीं श्वास खो गया है। आचार्य महाप्रज्ञ अपने प्रवचनों में कहते थे और अपने साहित्य में उन्होंने लिखा है कि एक अवस्था वह आ जाती है जब श्वास लगता है जैसे है ही नहीं, श्वास कहीं खो गया है। वह स्थिति है ध्यान की गहराई की स्थिति। जब हम आगे जाना शुरू करते हैं, वह स्थिति है जहां हमें शून्य से अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। वह स्थिति है जब हम बुद्धि से परे की बात करते हैं, बुद्धि से आगे जाने की बात करते हैं। तो आइए इस प्रयोग को प्रारंभ करते हैं। सावधान, जिस भी आसन में
कुछ देर सुख पूर्वक बैठ सकते हैं, उस आसन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन अथवा अन्य कोई भी आसन, चाहे कुर्सी पर बैठ जाए। दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन थोड़ी सी आगे की ओर झुकी हुई, आंखें कोमलता से बंद, शरीर स्थिर, मन शांत, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। अपने आप को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक देखें और अनुभव करें कि आप एक ऊर्जा के पिंड हैं। अनंत अनंत ऊर्जा के पिंड। यह शरीर नहीं, यह ऊर्जा है, केवल ऊर्जा। ऊर्जा और केवल ऊर्जा। और आपकी ऊर्जा का प्रकाश आपके चारों ओर एक चक्र के भीतर, एक वलय के भीतर फैल रहा है, प्रकाशित कर रहा है। तेज जो मैं बना रहा है, ये तरंगे आपके चारों ओर फैलते हुए पूरे चक्र को प्रकाशवान, तेजवान बना रही है। अत्यंत प्रकाशवान, तेजवान। पांच बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करें। प्रयोग का पहला चरण, महाप्राण ध्वनि प्रयोग प्रारंभ। हम्म। 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 हम्म।
महाप्राण ध्वनि की तरंगों को अपने मस्तिष्क में अनुभव करें। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। प्रत्येक आने जाने वाले श्वास को देखें। श्वास भीतर जा रहा है, पेट फूल रहा है। कुछ क्षण रुकते हैं। श्वास बाहर आ रहा है, पेट सिकुड़ता है। फिर कुछ क्षण रुकते हैं। इस बात को देखने का प्रयास भी करें कि श्वास भीतर लेने में कितना समय लगता है, श्वास को बाहर छोड़ने में कितना समय लगता है, भीतर और बाहर रुकने में कितना समय लगता है, और कहाँ अधिक और कहाँ कम समय लगता है। इसे केवल देखें, कोई प्रयास नहीं, केवल देखना। जस्ट वॉच इट। प्रत्येक श्वास के प्रति पूरी जागरूकता। आप देख रहे हैं कि श्वास छोड़ने में श्वास लेने से अधिक समय लगता है। इसी प्रकार श्वास छोड़ने के बाद हम बाहर कुछ क्षण अधिक रुकते हैं। यही क्रम है।
पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। इसी अवस्था को बनाए रखें और सूक्ष्मता में और गहराई में उतरने का प्रयास करें। देखें कि धीरे धीरे आपके श्वास की ध्वनि भी आपको कम सुनाई दे रही है अथवा सुनाई नहीं दे रही। केवल देखें, श्वास की ध्वनि को अनुभव करें, और यह भी कि धीरे धीरे वह कम होती जा रही है। श्वास की आवाज सुनना सूक्ष्मता की ओर ले जाने का साधन है, रास्ता है। श्वास चल रहा है, मानो एक संगीत बज रहा है। एक लय, एक ताल।
और गहराई में, और सूक्ष्म। नथनों के भीतर जहां से श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है और स्पर्श कर रहा है, उस स्पर्श को अनुभव करें। श्वास भीतर जा रहा है, थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा ठंडा। श्वास बाहर आ रहा है, थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा हल्का। और बहुत स्पष्ट अंतर उस स्पर्श पर आप देख पा रहे हैं, उन स्पंदनों को आप देख पा रहे हैं। जो प्रयोग को जारी रखने चाहें वो जारी रखें। अन्यथा दो तीन गहरे लंबे श्वास लें, गहरे लंबे श्वास छोड़ें। धीरे धीरे प्रयोग से बाहर आने का प्रयास करें। केडिया जी, आज का प्रयोग कैसा रहा? अच्छा रहा। हम्म,
असल में मैं फर्क नहीं कर पाया पहले वाले प्रयोग में और आज वाले प्रयोग में। मैं जो बॉक्स ब्रीदिंग का प्रयोग करता था वही उसी तरह से मैंने आज किया। नहीं, और प्रयोग में फर्क नहीं है, केवल इतना फर्क अच्छा। है कि आज हमने दीर्घ श्वास का प्रयोग नहीं किया। हम अच्छा। श्वास को सहज रूप से देखकर गहराई में जाने का प्रयास करते रहे। पहले हमने उसके विज्ञान को समझा और फिर हमने सिर्फ यह प्रयास किया कि इस पहले स्टेप के साथ ही गहराई में उतरने का प्रयास करें। तो वह भी एक तरीका है। दीर्घ श्वास का प्रयोग हम करते हैं जिसमें हम प्रयास लगाते हैं। आज हमने प्रयास को छोड़ दिया, केवल देखने का काम रखा। और देखने में इस बात की जागरूकता रही कि कोई भी श्वास हमसे छूटे नहीं, और फिर हम अनुभव अपने आप करने शुरू कर देते हैं। बस इतना सा रहा। मैं देख रहा हूं कि आज यशवंत सिंह जी का ध्यान बहुत अच्छा लगा। समय लगा आपको बाहर आने में। अच्छा है। बस यही, हम इसके इस सरल से विज्ञान को समझें। अच्छी बात क्या है कि अब लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है और रुचि पैदा हो रही है। यंग जनरेशन भी इसको स्वीकार करने लगी है, वे इस प्रयोग को करते हैं। तो जितना ज्यादा हम करेंगे उतना ही हम स्वस्थ मन हो जाएंगे, स्वस्थ चित्त हो जाएंगे। जो हमारे जीवन का एक स्वाभाविक अंग था उसकी तरफ वापस जोड़ेंगे। आचार्य महाप्रज्ञा कहा करते थे कि हम अपने स्व भाव में आए, अपने भाव में आए, अपने प्राकृतिक के जो अवस्था है उसमें आए। हम प्राकृतिक अवस्था से दूर होते जा रहे हैं, तो प्राकृतिक अवस्था में वापस आने का प्रयास करें। और यह प्रयोग प्राकृतिक अवस्था में वापस आने का प्रयोग है। बहुत लोगों ने मुझसे यह बात शेयर की है कि लगातार प्रयोग करने से उनकी निर्णय लेने की क्षमता में बहुत अंतर पड़ा है। उनको अपना चिंतन बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। हमारी अधिकतर ऊर्जा इन डिसीजन में जाती है कि करें कि न करें, करें तो क्या करें। उससे वे धीरे धीरे जैसे बाहर आते चले जा रहे हैं। इंडस्ट्री हो, सर्विस हो, या दिनचर्या की बात हो, सभी में इस बात का सबसे अधिक महत्व होता है। और इन प्रयोगों का उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और बहुत कम समय में प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। आपका कोई प्रश्न हो तो स्वागत है, नहीं तो आज इसको संपन्न करेंगे। अनम्यूट नहीं हो रहा खेचा जी, और अनम्यूट कीजिए। हुआ नहीं अनम्यूट अभी। अनम्यूट का बटन होगा। हाँ जी 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 जी, राकेश जी। जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तब हम्म। जैसे लास्ट में जब होता है तो जल्दी सांस ले या धीरे धीरे ले वापसी में? नहीं, सहज रूप से। आप कुछ ना करें, प्रकृति का अपने आप होने दे। हम्म। आपने लंबा गहरा श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करना है। तो दूसरा सांस तो जितना ये खाली हो जाएगा उतना ही फिर दोबारा आएगा, क्योंकि गुब्बारे को तो पुनः भरना ही है बाहर की सांस से। तो वह तो तो स्वाभाविक रूप से होगा, वह स्वाभाविक रूप से होगा। धीरे जी। धीरे की कोशिश नहीं करें, जैसे हाँ, ऑटोमेटिक आ। जैसे स्वाभाविक रूप से आने दें। बिल्कुल स्वाभाविक रूप। जितना हम गहराई में उतरते जाएंगे उतना ही हमारा स्वाभाविक रूप ही बड़ा अच्छा हो जाएगा, अपने आप से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है साहब। बहुत 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 नमस्कार अभी। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक सर यू, तो आज थैंक यू। संडे ज्वाइन नहीं कर पाया था, ट्रैवल कर No, रहा no. था। I'm बहुत actually अच्छा। at Calcutta right now, and I have uh, you know talk to deliver at 9:15 on art and science of breath। और फिर आज दोपहर में भाई मांगीलाल जी का आज सम्मान समारोह है, उसके लिए वापस दिल्ली पहुंचना है 4 बजे तक। और आई थिंक सुदीप यू विल आल्सो बी ज्वाइनिंग एट 3 o'clock। सर, जॉइन या सर। ठीक है, तो आई हैव टू ज्वाइन देयर आल्सो। ठीक है। ओके, ओके। थैंक यू।